हम लोग क्लास 10 का भूगोल का स्टडी कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किए थे संसाधन एवं उनके उपयोग। जो भारत के संसाधन के बारे में हम लोग को जानना था, जिसमें आज हम लोग खनिज संसाधन के बारे में जानेंगे कि खनिज संसाधन संसाधन की तरह हम लोग कैसे उपयोग करते हैं खनिज का। सबसे पहले खनिज होता क्या है? जो जमीन के अंदर से खोद कर निकालते हैं वो सब क्या होता है? खनिज होता है। जैसे कि लोहा वगैरह निकलता है, तेल वगैरह निकलता है, वो सब का जमीन के अंदर से निकलता है, तो वो सब क्या है? खनिज है। तो उसी के बारे में जाने वो सब हम लोग के लिए उपयोगी कैसे है। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। खनिज संसाधन आधुनिक, आधुनिक मतलब क्या? अभी का बारे में बात हो रहा है। सभ्यता एवं संस्कृति के आधार पर स्तंभ है। मतलब स्तंभ मतलब एक खंभा की तरह है, एक महत्वपूर्ण है। भारत में लगभग 100 से अधिक खनिज मिलते हैं। मतलब अगर खनिज का बात करेंगे तो उसका प्रकार, तो 100 से ज़्यादा प्रकार के खनिज हम लोग के भारत में मिलता है। तथा कुछ खनिजों का उत्पादन एवं भंडार में यह विश्व के अग्रणी देशों में एक है। मतलब कुछ कुछ ऐसा भी संसाधन यहाँ पर और ऐसा भी भंडार मिलता है खनिज का, जो कि सबसे ज़्यादा हम लोगों के देश में पाया जाता है। ठीक है। स्वतंत्रता के बाद मतलब क्या, जब हम लोग देश आजाद हुआ था उसके बाद सर्वेक्षण सर्वेक्षण एवं विकास की ओर काफी ध्यान दिया गया। मतलब सर्वेक्षण और उसका विकास की ओर काफी ध्यान दिया गया। जियोलॉजिकल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो एक क्या है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जो तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग एवं निजी क्षेत्र में कंपनियां इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। मतलब ये क्या है? ये एक कंपनी है जो कि खनिज के दिशा में, खनिज संसाधन के दिशा में महत्वपूर्ण काम कर रही है। कौन सा? तेल एवं प्राकृतिक गैस के बारे में। खनिज में कौन किसके बारे में? तेल एवं प्राकृतिक गैस। खनिज निश्चित अनुपात में रासायनिक एवं भौतिक विशिष्टताओं के साथ निर्मित प्राकृतिक पदार्थ है। खनिज क्या है? या तो रासायनिक या भौतिक, दो प्रकार के हो सकता है। रासायनिक मतलब हम लोग पता है, रासायनिक मतलब क्या होता है? जैसे कि हम लोग रासायनिक बोल सकते हैं जिसको हम लोग रिएक्शन में बोलते हैं ना, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। तो रासायनिक मतलब क्या होता है? जो एक बार परिवर्तन हो जाने के बाद फिर से अपने स्टेट में वापस नहीं आ सकता। लेकिन भौतिक में क्या होता है? वैसे परिवर्तन जिसमें अपने स्टेट में वापस आ सकता है। तो ये दो प्रकार का होता है। जो प्राकृतिक पदार्थ है, कैसा पदार्थ है? प्राकृतिक के द्वारा जो मिला हुआ है। दूसरे शब्दों में खनिज निश्चित रासायनिक संयोजन एवं विशिष्ट आंतरिक परमा परमाणविक संरचनाएं है। परमाणविक संरचना मतलब क्या? एटॉमिक स्ट्रक्चर, मतलब परमाणु जैसा। परमाणु के बारे में हम लोग पढ़ते हैं ना कि हर एक छोटा छोटा परमाणु मिलकर क्या बनता है? छोटे छोटे परमाणुओं से कोई भी पदार्थ का निर्माण होता है। दूसरे शब्दों में खनिज यहाँ पर हो गए संरचना वाले ठोस प्राकृतिक पदार्थ है। मतलब ठोस प्राकृतिक पदार्थ ठोस में मिलते हैं। ठीक है। हमारा स्थल मंडल चट्टानों से बना तथा चट्टानों खनिजों के संयोग से बनी अभी तक लगभग 2000 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है। अगर हमारे स्थल मंडल चट्टान, चट्टान मतलब जो नीचे जमीन के अंदर क्या होता है? बड़ा बड़ा चट्टान रहता है, तो उसके अंदर जितना खनिज खोद कर निकाला गया अभी तक कितना लगभग खनिज हम लोग प्राप्त कर चुके हैं? 2000 से अधिक खनिजों का पहचान कर चुके हैं। किंतु 30 खनिज ही अधिक आर्थिक दृष्टि से विशिष्ट महत्व रखते हैं। मतलब आर्थिक दृष्टि मतलब क्या है? जिसमें हम लोग को पैसा मिलता है, जिसको हम लोग को निकालने से उसको बेच कर हम लोग क्या करते हैं? पैसा कमाते हैं। मतलब अपना आर्थिक स्थिति मतलब ठीक करते हैं। तो वैसे कितना खनिज है? 30 खनिज है। अब सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है खनिजों का प्रकार। तो खनिज का दो प्रकार होता है। कौन कौन सा? धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज भी दो प्रकार का होता है। तो पहले धात्विक खनिज क्या होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है इन खनिजों में धातु होता है। इसमें क्या होता है? धात्विक खनिज उसको बोलते हैं जिस खनिज को निकालने में उसमें धातु का मतलब होता है। अब हम लोग धातु, हम लोग साइंस में पढ़ चुके हैं कि धातु क्या होता है। तो जिस खनिज में धातु होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? धात्विक खनिज बोलते हैं। जैसे कि लौह अयस्क, तांबा, निकिल, मैग्नीज आदि, ये सब क्या है? धात्विक खनिज है। पुनः इसे दो भागों में व्यक्त किया गया है। इसको दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? लौह युक्त खनिज और अलौह युक्त खनिज। तो लौह युक्त खनिज क्या हो जाता है? वैसा खनिज जिसमें
वैसा खनिज जिसमें लोहे का मात्रा, जिसमें लोहे का अंश अधिक मात्रा में पाया जाता है, वैसा खनिज जिसमें लोहे का अंश या लोहे का मात्रा अधिक मात्रा में पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लौह युक्त खनिज। जैसे कि इसमें एग्जांपल में आता है लौह अयस्क, मैग्नीज, निकिल, टंगस्टन आदि। ठीक है। अलौह अलौह युक्त खनिज क्या हो जाता है, जिसमें लोहे की मात्रा बहुत कम मात्रा में पाया जाता है या नहीं के बराबर होता है। ठीक है। बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, जिसमें लोहे का मात्रा बहुत कम मात्रा में पाया जाता है या बहुत नहीं के बराबर होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अलौह युक्त खनिज। ठीक है। जैसे सोना होता है, चांदी होता है, इसमें लोहे की मात्रा नहीं पाया जाता है। शीशा होता है, बॉक्साइड होता है, टीन होता है, तांबा होता है आदि होता है, ये सब क्या है, अलौह युक्त खनिज है। ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ लिए धात्विक खनिज क्या होता है। तो धात्विक खनिज किसको बोलते हैं, जो जिसमें धातु होता है। धातु खनिज दो प्रकार का होता है। अब उसके बारे में अब हम लोग आगे पढ़ेंगे अधात्विक खनिज। जैसे खनिज दो प्रकार का होता है, धात्विक और दूसरा अधात्विक। अब यहाँ पर भारत का नक्शा दिया हुआ है, मैप दिया हुआ है। ठीक है। यहाँ पर क्या दिखाने की कोशिश, धात्विक खनिज, लौह धातु। अब इसमें धात्विक खनिज कहाँ कहाँ पे पाया जाता है तो दिखाया गया है। यहाँ पर देखो, कुछ इस वाला इलाके में, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर इधर, ये सब जगह पे भारत में धात्विक खनिज मिलता है। ये लगभग उड़ीसा के आसपास पड़ेगा, वेस्ट बंगाल के पास, उड़ीसा के आसपास या वेस्ट बंगाल के ही बगल में। यहाँ पर केरल के पास हो गया, केरल से थोड़ा सा ऊपर में, न पूरा एग्जैक्टली केरल नहीं है, कर्नाटका में पड़ जाएगा। अब अधात्विक खनिज क्या हो जाता है, तो इन खनिजों में धातु नहीं होते। इन खनिजों में क्या हो जाता है, धातु नहीं होते। जैसे चूना पत्थर, डोलोमाइट, अनभ्रक, जिप्सम आदि क्या है, अधात्विक खनिज है। ये भी दो प्रकार का होता है। जैसे कि धात्विक खनिज दो प्रकार का होता है, ये भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, कार्बनिक खनिज और अकार्बनिक खनिज। कार्बनिक खनिज किसको बोलते हैं, जिसमें जीवाश्म होते हैं। ये पृथ्वी में दबे प्राणी एवं पादप, जो भी जीव जंतु मर जाते हैं दब के, ठीक है, या पेड़ पौधे नीचे दब जाते हैं, बहुत लाखों वर्षों के बाद ये सब किस में कन्वर्ट हो जाता है, परिवर्तन होके कोयला पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम लोग जीवाश्म कहते हैं। ठीक है। इसमें जीवाश्म होते हैं, लेकिन इसमें जीवाश्म नहीं होते हैं। ये कौन सा इसका एग्जाम्पल है, अभ्रक, ग्रेफाइट आदि। ठीक है। अब है खनिजों का वर्गीकरण। तभी हम लोग खनिज का प्रकार यहाँ देखिए, इसको डायग्राम से दिखाया गया है। एक खनिज दो प्रकार का होता है, धात्विक होता है और अधात्विक होता है। और धात्विक खनिज भी दो प्रकार का होता है, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, लौह युक्त खनिज, अलौह युक्त खनिज। ये हो जाता है अधात्विक में, हो जाता है कार्बनिक, या इसको ईंधन भी बोलते हैं, अकार्बनिक खनिज। ठीक है। इसके नीचे में एग्जाम्पल दिया जो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब सिमिलरली यहाँ पे अंतर दिया हुआ है कि धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर क्या हो जाता है। तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि धात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त होते हैं। धात्विक खनिज को अगर गलाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, धातु प्राप्त होगा। अगर अधात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त नहीं होता है। ठीक है। अब जो धात्विक खनिज होता है वो क्या होता है, कठोर होता है और चमकीले होता है। तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसमें धातु रहता है वो क्या होता है, कठोर होता है और चमकीले होता है। और अधात्विक क्या होगा, चमकीले, अपनी क्या लिखा है, इसकी अपनी चमक होती है। अधात्विक का भी एक अपना चमक होता है। ये प्राय अगण्य चट्टानों से मिलके बने हैं। किससे बनते हैं, धात्विक खनिज अगण्य चट्टान। अगण्य चट्टान किसको बोलते हैं, तो हम लोग जो बोले थे कि लावा वगैरह जो निकलता है, मैग्मा निकलता है जमीन को फाट कर, उसमें से क्या होता है, बड़ा बड़ा गोला चट्टान निकलता है। ठीक है। और वही क्या होता है, ठंडा होकर अगण्य चट्टान का निर्माण करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं अगण्य चट्टानों में मिलता है। यह प्राय परतदार चट्टानों में मिलता है। परतदार मतलब एक के ऊपर एक जो परत बना के रखता है ना चट्टान, उसी को हम लोग परतदार चट्टान बोलते हैं। इन्हें पीट पर तार बनाया जाता है, मतलब इसको पीट कर इसका क्या तार बनाया जाता है, लेकिन इसका तार नहीं बनाया जा सकता। ये पीटने पर क्या टूटता नहीं है, लेकिन ये
अधात्विक खनिज क्या होगा, पीटने पर टूट जाता है। यहाँ पे दिया हुआ है धात्विक खनिज कहाँ कहाँ पे पाया जाता है उसका। धात्विक खनिज में अलौह धातु, अलौह धातु कहाँ कहाँ पे पाया जाता है तो उसका दिया हुआ है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे जैसे टिक मार्क किया हुआ है ऐसे, खेतरी, अलवर, भीलवाड़ा, ठीक है। इसको बुक में देखने से क्लियर दिखाई देगा। कटनी, हजारीबाग, तो जगह का नाम दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर देखो जो स्क्वायर में दिया हुआ है, स्क्वायर वाला जो डायग्राम बना के यहाँ पर चिन्ह दिया हुआ है, वहाँ पे तांबा का चिन्ह दिखाया है। जो सर्कल की तरह दिखाया हुआ है यहाँ पे बॉक्साइड मिलता है, ठीक है, चिन्हित किया हुआ है। अब लौह एवं अलौह खनिजों में अंतर बताया है। तो लौह खनिज में क्या होता है, जिन खनिजों में लोहे का अंश पाया जाता है उसको तो हम लोग लौह खनिज बोलते हैं। जिस खनिज में लोहे का अंश नहीं पाया जाता है, न के बराबर होता है, उसी को हम लोग अलौह खनिज कहते हैं। हम लोग एग्जाम्पल भी देख चुके हैं। उपयोग लोहा एवं इस्पात बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग लोहा और इस्पात बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसका वे लौह खनिज कहलाते हैं, जैसे कि लोहे का अयस्क, निकिल, टंगस्टन, मैग्नीज। वैसे सिंपल वही चीज दिया हुआ है जो हम लोग पीछे पढ़े। यहाँ पे 2 नंबर में दिया हुआ है ये स्लेटली, स्लेटली मतलब ग्रे कलर का होता है, धूसर मटमैला मैला टाइप का दिखेगा रंग में, कौन, लौह खनिज। और ये अनेक रंग का हो सकता है, ये किसी भी रंग का हो सकता है, अलग अलग तरह का। तीसरा में दिया हुआ है ये रावेदार चट्टानों में पाए जाते हैं, ठीक है। ये रावेदार चट्टान में पाए जाते हैं, ये सभी चट्टानों में मिल सकते हैं। देखो चट्टान जो होता है ना, चट्टान को डिटेल में पढ़ना है, आई थिंक 9 क्लास में पढ़ना था। तो चट्टान का प्रकार होता है, 6 प्रकार का चट्टान पाए जाते हैं, तो शायद उसी में रावेदार चट्टान भी आता है, तो उसी प्रकार का चट्टान पाया जाता है। ये सभी प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है अलौह खनिज। अब है खनिजों की विशेषता। अब विशेषताएं क्या है खनिज का। खनिज का वितरण असमान है, मतलब जो खनिज फैला हुआ है हम लोग कंट्री में असमान है, कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर कम है। अधिक गुणवत्ता वाले खनिज कम तथा कम गुणवत्ता वाला खनिज। इसका कहने का मतलब जो ज़्यादा गुणवत्ता, जिसका गुण ज़्यादा है वो खनिज कम मिलता है, और जो जिसका गुण कम है वो खनिज ज़्यादा मिलता है। कहने का मतलब है, जैसे सोना का बात करेंगे तो सोना का गुण क्या है, बहुत ज़्यादा है। सोना का गुण अच्छा होने की वजह से क्या होता है, सोना का गुण ज़्यादा है इसलिए वो क्या है, कम मिलता है, इसलिए उसका गुण ज़्यादा है। और लोहा का बात करेंगे तो लोहा ज़्यादा मात्रा में मिलता है इसका, इसलिए उसका गुण कम है। किसी दिन ऐसा भी हो सकता है जब लोहा कम मिलने लगे सोना ज़्यादा मिलने लगेगा, तब क्या इस स्थिति में क्या हो सकता है, बोला जाएगा कि लोहा का गुण ज़्यादा है, लेकिन अभी क्या होता है सोना बहुत कम मात्रा में मिलता है, इसलिए इसका गुण भी अच्छा है और मात्रा इसका कम है। एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग नहीं किया जाता। ये सब क्या है, जितना भी खनिज वगैरह होता है इसको एक बार उपयोग कर लिए तो इसको दोबारा हम लोग उपयोग नहीं कर सकते। एक बार खत्म हो गया, ठीक है, तो इसको दोबारा हम लोग उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए इसका संरक्षण करना चाहिए हम लोग को, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ खनिजों का वितरण, कहाँ कहाँ फैला हुआ है खनिज भारत में, उसके बारे में पढ़ेंगे। भारत के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न भूगर्भिक संरचनाएं पाई जाती है, जिसके कारण खनिजों का वितरण बहुत ही असमान है, मतलब हर कहीं पर कुछ है, कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है। अधिकतर खनिज प्राचीन चट्टान समूहों में ही पाए जाते हैं, जो पुराना चट्टान है उसी समूहों में पाए जाते हैं। जैसे लौह अयस्क एंड मैग्नीशियम के भंडार देश के कैम्बियन पूर्व की चट्टानों की धारावार समूह में पाए जाते हैं। अब देखो ये कहाँ पे पाया जाता है लौह अयस्क, तो सबसे पहले यहाँ पर दिया देश के कैम्बियन पूर्व के चट्टानों में, ठीक है। और कौन सा चट्टान, धारवाड़ समूह के चट्टान। अब ठीक है, यहाँ पर धारवाड़ समूह के चट्टान कहाँ पे इंडिया में पाया जाता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। दूसरी ओर तांबा, सीसा एवं जस्ता अरावली श्रेणी में पाई जाती है। अब अरावली श्रेणी भी होता है, ठीक है, उसमें पाया जाता है, ये भी चट्टान का पार्ट है।
चूना पत्थर, डोलोमाइट, जिस जिप्सम एवं कैल्शियम सल्फेट, कडप्पा एवं ऊपरी विभिन्न विंध्यन समूह। अब ये विंध्यन समूह एक होता है, ठीक है, ये भी एक चट्टान का नाम है। तो वहां पे इस चट्टानों में पाया जाता है क्या क्या, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। ये सब कहाँ पे, कौन सा चट्टान में पाया जाता है, तो विंध्यन समूह के चट्टानों में, ठीक है। अधिकांश खनिज धारक चट्टान प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय भारत में ही पाई जाती है। अब क्या है, अधिकांश खनिज कहाँ पे, धारक चट्टानों में पाया जाता है, जो प्रायद्वीपीय भारत में ही पाई जाती है। प्रायद्वीपीय भारत यहाँ पर लिखा, प्रायद्वीपीय भारत किसको बोलते हैं, तो प्रायद्वीपीय मतलब हम बोले थे वैसा जगह जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ, वैसा जगह जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, एक तरफ से स्थल से मतलब जमीन से घिरा हुआ है। तो हम लोग का जो कंट्री है भारत, वो क्या है, तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, मतलब इस तरफ से भी, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी, सिर्फ ऊपर में ही क्या है, स्थल है। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं पारदीपीय भारत बोलते हैं, पाई जाती है। भारत के उत्तरी मैदान में आधार चट्टानों के जलोढ़ की मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी हम लोग पढ़े थे। जलोढ़ मिट्टी क्या होता है, जो हम मृदा के बारे में जहाँ पे पढ़ रहे थे। पर पर्वत ने पूर्णतः ढक लिया है। कहने का मतलब कि यहाँ पर जो जलोढ़ मिट्टी है वो क्या होगी, चट्टानों को ढक के रखा हुआ है। अतः वहाँ खनिजों का अभाव है, इसलिए वहाँ पर क्या है, खनिजों का अभाव है, मतलब कमी है। देश का अधिकांश खनिज निम्नलिखित तीन पट्टियों में पाई जाती है। अब कौन सा तीन पट्टी दिया हुआ है वहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ उत्तरी पूर्वी पठार, जो उत्तर पूरब के पठार, पठार का मतलब समझा चुके हैं, पठार क्या होता है, पहाड़ का भी भाग होता है। लेकिन पहाड़ और पठार में अंतर क्या रहता है कि ये ऊपर से क्या रहता है, समतल रहता है, मतलब बराबर रहता है। ये ऊंचा रहेगा, जो जमीन है उससे ये क्या ऊंचाई पर रहेगा, लेकिन ऊंचा ऊपर वाला पार्ट पूरा समतल रहेगा, बराबर रहेगा, उसको हम लोग पठार बोलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे उत्तरी पूर्वी, अब उत्तरी पूर्वी पठार, तो उत्तरी पूर्वी कौन सा जगह का बोलते हैं, तो यहाँ पर हम भारत के एक नक्शा दिया वो यहाँ पर दिखा रहे। सबसे पहले बोला उत्तरी, तो उत्तर किधर है, उत्तर भारत का नक्शा में ऊपर की साइड होता है, ठीक है। इधर क्या होता है, उत्तर होता है। पूर्वी, पूरब किधर होता है, इधर होता है, ठीक है। अब ये दोनों के बीच में जो ये पार्ट आ रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तरी पूर्वी, ठीक है। मतलब ये दोनों के जो बीच में आएगा उसी को हम लोग बोलेंगे उत्तरी पूर्वी। तो यहाँ पर अब आ जाते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है उत्तरी पूर्वी, ठीक है, पठार। यह देश के सबसे धनी खनिज पेटी है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर खनिज मिलता है, जिसमें छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर पठार है, उड़ीसा का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार, पूर्वी आंध्र प्रदेश का पठार अवस्थित है, ठीक है, मतलब वहाँ पर स्थित है। इस पेटी में लौह अयस्क, मैग्नीशियम, भ्रमक ऑक्साइड, चूना पत्थर, डोलोमाइट, तांबा, यूरेनियम, क्रोमियम, सिलिमेनाइट, फॉस्फेट के विशाल भंडार। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ मिलता है उसके बारे में बताया। तो कहाँ पे, उत्तरी पूर्वी में कौन कौन सा जगह, सबसे पहले छोटा नागपुर का पठार, उड़ीसा का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार, पूर्वी आंध्र प्रदेश का पठार, ये सब जगह पर इतना सारा चीज़ मिलता है। अब देखते हैं पश्चिमी पश्चिमी दक्षिणी पश्चिमी, ठीक है। दक्षिणी पश्चिमी किधर आएगा, तो हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले नक्शे में। दक्षिण का बात बोलेंगे तो दक्षिण किधर है, इधर है। पश्चिम किधर है, इधर है। अब ये दोनों के बीच को हम लोग क्या बोलेंगे, दक्षिणी पश्चिमी। तो ये यहाँ पे जितना भी राज्य आएगा, इस सब राज्य में हम लोग क्या बोलेंगे, दक्षिणी पश्चिमी। दक्षिणी पश्चिमी पठार में क्या पाया जाता है, यह पेटी कर्नाटक के पठार एवं निकटवर्ती तमिलनाडु के पठार में फैला हुआ है। यहाँ पे क्या क्या मिलता है उसके बारे में दिया हुआ है। लौह अयस्क मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, बॉक्साइट मिलता है, आदि भारी मात्रा में पाए जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। देश के सभी तीनों सोने के खाने इसी पेटी में मौजूद है। अब तीन सोने का खाना हम लोग के देश में तीन ही है,
जो कि इसी पेटी में आता है, मतलब इसी क्षेत्र में आता है। यहाँ पर कुछ ज्ञात हो कि शक्ति संसाधनों के, ये शक्ति संसाधनों के बारे में दिया जो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। अब उत्तर पश्चिमी प्रदेश। अब उत्तर पश्चिम पहले नक्शा में समझ लेते हैं। उत्तर का मतलब हो गया कौन सा, उत्तर ये हो गया उत्तर पश्चिम, पश्चिम कौन सा हुआ ये वाला। अब इसके बीच में जो आएगा हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तरी पश्चिमी। उत्तरी पश्चिमी दिया हुआ इस पेटी के विस्तार खंभात की खाड़ी से लेकर अरावली की श्रेणी तक है। मतलब जगह का नाम दिया हुआ है खंभात की खाड़ी से लेकर अरावली की श्रेणी तक है। यहाँ अनेक अलौह धातु मिलता है। तो अलौह धातु हम लोग पढ़ चुके हैं क्या होता है, चांदी, शीशा, जस्ता, तांबा आदि मिलते हैं। बालू पत्थर भी मिलता है, ग्रेनाइट भी मिलता है, संगमरमर मिलता है, जिप्सम मिलता है, मुल्तानी मिट्टी भी मिलता है, डोलोमाइट मिलता है, चूना पत्थर मिलता है, नमक आदि के भी पर्याप्त भंडार पाया जाता है। कहाँ पे, उत्तरी पश्चिम प्रदेश में। हिमालय एक अन्य खनिज पेटी है, जहाँ एक हिमालय के बारे में बोल रहा है कि हिमालय क्या है, हिमालय एक पहाड़ है। यहाँ पे हिमालय पहाड़ पाया जाता है, इसको भी ध्यान में रखना। ये जो एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, हिमालय का पहाड़, ठीक है। तो हिमालय का पहाड़ अन्य खनिज पेटी है, जहाँ पे क्या मिलता है, तांबा मिलता है, शीशा मिलता है, जस्ता मिलता है, कोबाल्ट आदि प्राप्त है, ठीक है। यहाँ पे जितना चाहिए उतना है। अब आते हैं धात्विक खनिज के बारे में जानेंगे। धात्विक खनिज क्या होता है, तो लौह अयस्क, हम लोग धात्विक खनिज के बारे में पढ़ चुके हैं, इसमें लौह के बारे में पढ़ेंगे। धात्विक खनिज में कौन सा, लौह के बारे में। तो लौह अयस्क मैग्नीज, क्रोमाइट, पैराइट, निकिल आदि धात्विक खनिजों के सुंदर उदाहरण है। ये अधिकतर उद्योगों में आधार होते हैं, मतलब अधिकतर उद्योगों में काम आता है, ठीक है। अब लौह अयस्क के बारे में पढ़ते हैं। तो हम लोग लौह अयस्क नाम सुन रहे हैं, तो इससे क्या मिलता है हम लोग का, सबसे पहले तो इससे हम लोग को लोहा मिलता है, ठीक है। लेकिन लौह अयस्क क्या होता है कि आयरन का, लोहा का मतलब शुद्ध पार्ट नहीं रहता है, उसको हम लोग शुद्ध बनाते हैं। तो इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। लोहा आधुनिक सभ्यता की रीढ़ है, मतलब एक बहुत बड़ा चीज है। ये उद्योग करने के लिए, उद्योगों में जननी है, मतलब जरूरी है। लोहा खान से शुद्ध रूप नहीं मिल पाता है, ठीक है। जो हम लोग खान से निकालते हैं उसमें से क्या होता है, लोहा का शुद्ध रूप नहीं मिल पाता है, ठीक है। उसको शुद्ध करते हैं, तो शुद्ध लोहे का मात्रा के आधार पर भारत में पाए जाने वाले, शुद्ध लोहे के मात्रा के आधार पर भारत में पाए जाने वाले लौह अयस्क 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन सा शुद्ध मात्रा में पाया जाता है, तो हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट के रूप में, शुद्ध मात्रा के रूप में पाया जाता है। भारत में पूरे विश्व में लौह भंडार 1/4 भाग अंकलित है। मतलब अगर पूरा वर्ल्ड का बात करेंगे तो उसमें से 1/4 पार्ट भारत में मिलता है लौह अयस्क। अब इस मैप में क्या दिखाने की कोशिश किया गया है, तो भारत में लौह अयस्क का वितरण कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जितना ये सर्कल टाइप का, बिंदु टाइप का दिया हुआ है ना, ये सब जगह पे लौह अयस्क मिलता है हम लोग को, सब यहाँ पे दिया हुआ है, बुक में हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर जितना भी गोला करके बिंदु टाइप के सब दिया हुआ है। यहाँ पे खनिज, यहाँ पर खनन होता है, मतलब खोदा जाता है, खोद कर लौह अयस्क निकाला जाता है। अब यहाँ पर दिया हुआ है, अब जैसे लौह अयस्क का जो शुद्ध पार्ट 3 पार्ट का होता है, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट। अब ये कितना मात्रा में मिलता है, तो लौह अयस्क में से 68% हेमाटाइट मिलता है, ठीक है। उसके बाद 60% मैग्नेटाइट मिलता है, और लिमोनाइट कितना मिलता है, 40%। अब भंडार कितना है, तो ये करोड़ टन में दिया हुआ है। टन मतलब एक यूनिट होता है जो मात्रा वेट करता है, मतलब वेट में दिया हुआ कितना निकलता है। तो लाल अयस्क जो होता है कितना निकलता है, 1231.7 करोड़ टन। काला अयस्क 54 करोड़ टन। पीला अयस्क
अभी तक निश्चित नहीं किया गया है पीला अयस्क। भारत में लौह अयस्क का उत्पादन, अब भारत में लौह अयस्क का उत्पादन कितना कितना बन रहा है, ठीक है। तो वर्ष के साथ दिया 2005 से 2006 में कितना होता था, 1,65,260। ये अगर 2006 और 2007 का बात करें तो बढ़ गया है, कितना 1,80,000 हो गया है, 1,80,917। ये 2007 और 2008 का बात करेंगे तो फिर और ज़्यादा बढ़ा हुआ है, मतलब लौह अयस्क का उत्पादन भारत में बढ़ रहा है वर्ष के साथ। अब यहाँ पे दिया हुआ है महत्वपूर्ण खनिजों का वितरण, वितरण कहाँ कहाँ फैला हुआ है। देखो यहाँ पर जितना भी रेड मार्क करके दिया हुआ है मैप में, ये सब यहाँ पे खनिज पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर खुदाई करके खनिज निकाला जाता है, यहाँ पर जितना भी रेड पार्ट में इसे दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग पार्ट का। यहाँ पर देखो, यहाँ पर नाम लिखो, डायग्राम ये क्या है कि डिटेल मतलब क्लियर डायग्राम नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम और अच्छे से समझ सकते थे। अब यहाँ पर वितरण दिया हुआ है, कहाँ कहाँ फैला हुआ है लौह अयस्क, उसके बारे में जानेंगे। भारत में लौह अयस्क प्राय सभी राज्यों में पाया जाता है। लौह अयस्क जो जिससे लोहा निकलता है, ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, इसका मतलब ये लौह अयस्क के बारे में ही पढ़ रहे हैं, इसका वितरण कहाँ कहाँ फैला हुआ है। तो ये बता रहा है कि क्या होता है, सारा राज्य जितना हम लोग भारत में जितना राज्य है, 29 को राज्य है ना, सारा राज्य में फैला हुआ है। परंतु कुछ कुल भंडार का 96% कर्नाटक में है। मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है, तो कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, गोवा में, झारखंड है। तो इस कुछ राज्यों को याद रखना है, कर्नाटक में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा, झारखंड, इस राज्यों में 96% भाग पाया जाता है, ठीक है। शेष भंडार और बाकी बचा हुआ तमिलनाडु में मिलता है, आंध्र प्रदेश में मिलेगा, महाराष्ट्र में मिलेगा, और अन्य राज्य में भी बहुत थोड़ा थोड़ा मिलते रहता है। मतलब सब राज्य में थोड़ा थोड़ा मिलता है, लेकिन ज़्यादातर कहाँ मिलता है, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा, झारखंड में। भारत में 1950 से 1951 में, यहाँ पर लिखा हुआ शायद 45 कि 42, 45 लाख टन लोहे का उत्पादन हुआ था। और 2004-2005 का बात करें तब बढ़कर कितना हो गया था, 1427.1 लाख टन हो गया था। मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, लोहे का उत्पादन में भारी विकास हुआ है। अब हम लोग बोल सकते हैं कि लोहे का उत्पादन में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। अब कर्नाटक के बारे में दिया हुआ है, यहाँ पे डिटेल में पढ़ लेते हैं लौह अयस्क के बारे में दिया कर्नाटक के। तो राज्य भारत, कर्नाटक क्या है, भारत का राज्य है, और कहाँ पे है, तो मैप में देखना होगा। सबसे अच्छा तरीका है ना, अगर भूगोल पढ़ रहे थे, एक हम लोग के पास मैप होना चाहिए आँख के सामने, ठीक है। तो आप वीडियो भी देख रहे थे, एक मैप, भारत का मैप कहीं से लेकर रखे सामने, और उसमें ढूंढे कि कर्नाटक राज्य कहाँ पे है, तो आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। तो उससे पता चलेगा कि हाँ हम लोग कहाँ भारत में किस जगह के बारे में पढ़ रहे हैं, और उससे नाम भी याद होगा आसानी से। राज्य भारत के लगभग 1/4 लोहा उत्पादन करती है। कर्नाटक क्या है, 1/4, मतलब अगर 4 भागों में बांट दिया जाए लोहा को, तो एक भाग, 4 भाग में से एक भाग कहाँ पे मिलता है, कर्नाटक में ही मिल जाता है, ठीक है। अब कर्नाटक में कौन सा जगह पर तो नाम दिया हुआ है, बेल्लारी, हॉस्पेट, संदूर आदि क्षेत्रों में लौह अयस्क के खाने हैं। चिकमंगलूर, मंगलूर, ठीक है, जिले में बाबा बुदन, कलाहांडी एवं केम केमेनगुड़ी की पहाड़ियों में लौह अयस्क मिलता है। मतलब जगह का नाम दिया हुआ है कर्नाटक में कहाँ कहाँ मिलता है, तो इतना याद करने की जरूरत नहीं है, ना जरूरी भी नहीं है। सिर्फ इतना एग्जाम में लिखना होता है, कर्नाटक में सबसे कितना, मतलब कितना भाग मिलता है कर्नाटक में लौह अयस्क का, तो उसके बारे में लिखना कि 1/4 पार्ट कहाँ पे मिलता है, कर्नाटक में मिलता है लौह अयस्क। अब आते हैं छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में कितना, सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलता है लौह अयस्क, तो कर्नाटक में। उस दूसरा नंबर पे कौन सा है, छत्तीसगढ़। देश के दूसरा उत्पादन है छत्तीसगढ़, ठीक है, जो देश के करीब कितना 20% लोहा उत्पादन करता है। ये कितना प्रतिशत, तो 20% लोहा उत्पादन करता है, ठीक है। दंतेवाड़ा जिला, कुछ कुछ जिले का नाम दिया, उतना जानने की जरूरत नहीं है। दिल्ली एवं, अब
छत्तीसगढ़ में जो जिला होता है वहाँ का जिला का कुछ नाम दिया हुआ है जहाँ पे मिलता है। अब उसके बाद है, अब यहाँ पर एक लास्ट में लिखा हुआ है, यहाँ अधिकांश लोहा विशाखापट्टनम विशाखापट्टनम एक छत्तीसगढ़ में, वहाँ पे बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है। मतलब क्या, जापान को भेजा जाता है बंदरगाह से, जो विशाखापट्टनम है वहाँ से बंदरगाह से जापान को भेजा जाता है। जापान क्या है, एक कंट्री है, जापान एक कंट्री का नाम है, जो यहाँ पर निर्यात किया जाता है। निर्यात मतलब क्या है, यहाँ से वहाँ पर भेजना, ठीक है। अब उसके बाद है उड़ीसा, तो उड़ीसा तीसरे स्थान पे आता है। तो उड़ीसा में कितना प्रतिशत लोहा मिलता है, लोहा का उत्पादन होता है, तो 19%। उड़ीसा में कितना होता है, 19%। यहाँ के प्रमुख खान है गुरु मही खान का नाम दिया हुआ है, कौन सा वहाँ पे कौन सा खान जो होता है, तो खान मतलब वो खाने मतलब यहाँ पर दिया हुआ है कि जो मतलब खुदान होता है, वहाँ पर खोदा जाता है, उसका नाम दिया हुआ है खाने गुरु मही सानी बादाम पहाड़, ठीक है, ये वहाँ पर नाम दिया हुआ है। एवं कीरी बुरु है, ठीक है, कुछ खान का नाम, खाने का नाम दिया हुआ है जहाँ से खोद कर निकाला जाता है। अब गोवा का आता है, तो गोवा भी एक राज्य है भारत का, देश का चौथा, यहाँ पर सबसे चौथा नंबर पर मिलता है, उत्पादक करता है किसका, लोहा का। इसका कितना, 16% लोहा का उत्पादन करता है। कौन, गोवा। यहाँ के प्रमुख खाने का नाम दिया हुआ है क्वालिन, मैंग्यूम, क्यूपेम क्यूपेम सतारी, पौडा, ब्यूलिन में स्थित है। यहाँ के मारामारगोव पत्तन से लोहा का निर्यात किया जाता है। निर्यात मतलब दूसरे जगह भेजना, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह भेजना। अब आते हैं झारखंड के बारे में, तो झारखंड 5वां नंबर पे है लोहे का उत्पादन में। झारखंड कितना, 5वें नंबर पे है। कितना प्रतिशत झारखंड उत्पादन करता है, तो 15% लोहे का उत्पादन करता है, ठीक है। यहाँ पूर्व पूर्व एवं पश्चिम, यहाँ पर पूरा पूरे देख सुना दिया, मतलब पूरब, यहाँ पे ये पश्चिम, पूरे पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला, पलामू, धनबाद, हजारीबाग, कुछ डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया हुआ झारखंड का जहाँ पे उत्पादन होता है, ठीक है। अब आते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भी आप सबसे अच्छा वही तरीका है, एक भारत का नक्शा सामने रखना है, भारत का मैप सबके पास होना चाहिए पढ़ते टाइम, ठीक है। बहुत जगह से मिल जाएगा, या तो बुक में भी क्लियर मैप मिल सकता है, भूगोल का ही बुक में। अदरवाइज बहुत लोग खरीद कर रखता है मैप को, तो मैप सामने रखना है भारत का। अब उसमें देखना है कि महाराष्ट्र कहाँ पे है, ठीक है, तो उसमें महाराष्ट्र मिल जाएगा। और महाराष्ट्र के बारे में दिया हुआ है, लौ अयस्क के खाने, कौन कौन सा खाने का नाम दिया हुआ है, चंद्रपुर, रतनगिरी, भंडारा जिलों में स्थित है, ठीक है। अब और है आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश भी एक भारत का राज्य है, जो कि कहाँ पे मिलता है लॉ का, तो राजस्थान, सॉरी, आंध्र प्रदेश में करीमनगर में वरंगल, कुर्नूल, करप्पा आदि जिले में लॉ का उत्पादन होता है। उसके बाद यहाँ पर तमिलनाडु के बारे में भी दिया हुआ है। तमिलनाडु की तीर्थमलाई पहाड़ियों में यादपल्ली क्षेत्र में लौह का भंडार है। तो तमिलनाडु भी क्या है, एक राज्य है। तो हम लोग देख सकते हैं कहाँ पे है मैप में। आते हैं मैग्नीज अयस्क। अब अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे लौह अयस्क कहाँ पे पाया जाता है, अब मैग्नीज कहाँ पे पाया जाता है इसके बारे में दिया होता है। यहाँ पर कुछ जानकारी दिया कि आप जानते हैं 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। अगर 1 टन का उस इस्पात बनाना है, ठीक है, इस्पात मतलब क्या, स्टील जो होता है, तो इस्पात बनाना है तो उसमें कितना किलोग्राम मैग्नीज लगता है, 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। अब मैग्नीज के बारे में यहाँ पर पढ़ना है। मैग्नीज का उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में रूस के एवं दक्षिण अफ्रीका के बाद तीसरा स्थान पे है। तो मैग्नीज का उत्पादन में भारत का स्थान कितना नंबर पे है, तो सिंपल है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, तो कितना नंबर पे है, 3 नंबर पे है। तो सबसे पहला नंबर पे कौन है विश्व में मैग्नीज का उत्पादन के लिए, तो रूस है। रूस भी एक कंट्री है, ठीक है, एक कंट्री है।
दक्षिण अफ्रीका दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे भारत है। यह मुख्य रूप से जंगरोधी इस्पात बनाने तथा लोहा एवं मैग्नीज के मिश्रण में धातु बनाने का उपयोग आता है। इसमें हम लोग जंगरोधी मतलब जिसमें जंग ना लगे, हम लोग इस्पात क्यों बनाते हैं जिसमें जंग ना लगे, तथा लोहे एवं मैग्नीज के मिश्रण, लोहे और मैग्नीज को मिलाकर क्या करते हैं, धातु बनाते हैं। ठीक है, लोहे और मैग्नीज को मिलाकर धातु भी बनाया जाता है। इसका उपयोग शुष्क बैटरी मतलब बैटरी वगैरह जो बनाते हैं, मतलब सूखा बैटरी, जैसे कि टर्च वगैरह में जो बैटरी लगाते हैं, जो रेडियो में बैटरी लगाते थे, वो सब क्या होता है, सूखा बैटरी होता है। तो वो सब बैटरी बनाने के लिए भी मैग्नीज का यूज किया जाता है। फोटोग्राफी में भी किया जाता है, चश्मा, माचिस बनाने में, साथ ही इसका उपयोग पेन तथा कीटनाशक दवाओं में बनाने के लिए भी उपयोग किया जाता है। भारत में कुल उत्पादन कितना प्रतिशत होता है, 85% मैग्नीज का उपयोग दिया उत्पादन का, मतलब जितना उत्पादन होता है 85% मैग्नीज का उपयोग मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। मतलब हम लोग मिलता है उसमें से 85% क्या करते हैं, उपयोग करते हैं क्या चीज बनाने में, मिश्र धातु, मतलब दूसरा चीज अलग अलग मिलाकर दूसरा चीज में मिलाकर अलग अलग प्रकार के धातु बनाते हैं। अब इसका वितरण दिया हुआ है, कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है। ठीक है, अब मैग्नीज कहाँ कहाँ पे मिलता है भारत में, उसके बारे में दिया हुआ है। भारत में मैग्नीज का संचित भंडार है कितना, 1670 लाख टन है। कितना है, 1670 लाख टन है। विश्व में जिम्बाब्वे के बाद भारत के में मैग्नीज का सबसे बड़ा संचित भंडार है। विश्व में किसके, जिम्बाब्वे के बाद भारत का एक बड़ा संचित भंडार है। ठीक है, अगर भंडार और यहाँ पर देखो दोनों में अंतर समझना है। भारत यहाँ पर 2 नंबर पे है, लेकिन ये है क्या है, भंडार में है, मतलब उसको जुटाने में, ये उत्पादन, ठीक है, उसको बनाने में कितना बना रहा है। भारत में अगर भंडार का बात करेंगे 2 नंबर पे है, मतलब भंडार में इसके बाद भंडार है, लेकिन हम लोग उसको खोद कर निकाल नहीं पाए हैं। यहाँ पर उत्पादन मतलब हम लोग कितना उपयोग में ला रहे हैं। ठीक है, तो इसमें 3 नंबर पे है, लेकिन भंडार में 2 नंबर पे है भारत, जो विश्व के कुल संचित भंडार से 20% है। भारत में उत्पादन के मुख्य क्षेत्र कहाँ कहाँ पे मिलता है, कौन सा राज्य में, तो उड़ीसा में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ये सब राज्यों में क्या मिलता है, मैग्नीज मिलता है। भारत का 78% से ज़्यादा मैग्नीज आयात का भंडार कहाँ पे है, 78% से ज़्यादा कहाँ पे है भंडार, महाराष्ट्र में पाया जाता है, महाराष्ट्र के नागपुर में। ठीक है, महाराष्ट्र का एक नागपुर जिला है। तो ये सब महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश हमेशा क्या करना है, मैप में देखते रहना है, जिससे याद हो जाए ये सब कंट्री का नाम। भंडार जिलों से लेकर मध्य प्रदेश के बालाघाट एवं छिंदवाड़ा जिलों तक फैली पेटी में मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर कहाँ कहाँ पे मिलता है, मध्य प्रदेश में मिलता है, मध्य प्रदेश के कहाँ पे, बालाघाट के पास। ये सब याद रखने की चीज़ है। अब किस वर्ष में कितना टन उत्पादन होता था उसके बारे में दिया, 2005 से 2006 में कितना होता था, तो 1906.35 हजार टन। 2006 और 2007 में 2143 टन, 2007 से 2008 में 2512 टन का उत्पादन होता था। 2006 से लेकर 2007 में कितना टन हो गया था, 2143 हजार टन उत्पादन हो रहा था मैग्नीज का। उसके बाद 2008, मतलब ये भी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहे हैं साल के साथ। अब आते हैं एक एक स्टेट करके पढ़ेंगे। उड़ीसा में, भारत में मैग्नीज का उत्पादन अग्रणी है, मतलब सबसे आगे है। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, उड़ीसा में। यहाँ देश के कुल उत्पादन कितना, 37% मैग्नीज का उत्पादन होता है, मतलब 37% उड़ीसा में उत्पादन होता है मैग्नीज का। कहने का मतलब कि अगर पूछेगा कि क्वेश्चन में मैग्नीज का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है, भारत के किस राज्य में होता है, तो उड़ीसा में होता है। कितना प्रतिशत होता है, तो 37% होता है। और कुछ कुछ खदाने का नाम दिया हुआ है, सुंदरगढ़, कालाहांडी, रायगढ़, बोलंगीर, क्योंझर, जाजपुर, मयूरभंज जिलों में पाए जाते हैं। ठीक है,
अब आते हैं महाराष्ट्र की बात करते हैं। तो महाराष्ट्र में भारत के कुल उत्पादन के लगभग एक चौथाई मैग्नीज कहाँ पे मिलता है? तो महाराष्ट्र में मिलता है। ठीक है, इस राज्य का मुख्य मैग्नीज उत्पादन पेटी नागपुर है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलता है महाराष्ट्र में? तो नागपुर में मिलता है। भंडा भंडारा जिले में, नागपुर और तथा भंडारा जिले में मिलता है। पेटी में उत्तम कोटि के मैग्नीज अयस्क मिलते हैं। उत्तम कोटि मतलब क्या? अच्छे प्रकार के। ठीक है। रत्नगिरी में उच्च कोटि के मैग्नीज का उत्पादन होता है। कहाँ पे? रत्नगिरी में, सबसे उच्च कोटि का। अब आते हैं यहाँ पे भारत का नक्शा दिया हुआ है, जिसमें बताया गया है भारत में मैग्नीज का अयस्क का वितरण, कहाँ कहाँ पे मैग्नीज फैला हुआ है, तो उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो भी सर्कल में ब्लैक ब्लैक दिया हुआ है, तो इस जगह पे क्या है? मैग्नीज पाया जाता है। ठीक है, तो जितना जगह दिया हुआ है सब जगह मैग्नीज का खदान है, यहाँ से खोद कर निकाला जाता है। अब आता है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में दे रखा है कि मध्य प्रदेश भी क्या है? एक राज्य है भारत का। 21% मैग्नीज पैदा कर देश के तीसरे बड़ा उत्पादक है। ये क्या है? तीसरे नंबर पे कौन सा? तो मध्य प्रदेश। दूसरे नंबर पे कौन सा? तो महाराष्ट्र। फर्स्ट नंबर पे कौन सा? तो उड़ीसा। तो नाम याद रखना है। मैग्नीज सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलता है? और उसके बाद है कर्नाटक। कर्नाटक में मैग्नीज शिमोगा, चित्रदुर्ग, तुक्कुर ये सब जगह पर मिलता है। बाजपुर जिले मुख्य उत्पादक है। ठीक है, तो यहाँ पे कर्नाटक कितना स्थान पे आ गया? चौथे स्थान पे मैग्नीज का उत्पादन करता है। अब आएंगे आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में क्या होता है? सकल उत्पादन का 6% ही मैग्नीज का उत्पादन होता है। मतलब सकल मतलब घरेलू उत्पादन। ठीक है, जो मतलब हमारे देश का जितना उत्पादन है उसमें से 6% कहाँ पे पाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में। इस बात को भी ध्यान में रखना है। अब आते हैं धा धात्विक खनिज अलौह। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? लौह के बारे में पढ़ रहे थे। अब अलौह के बारे में पढ़ेंगे। धात्विक खनिज अलौह, इसके अंतर्गत यहाँ पर दिया हुआ है, इसके अंतर्गत क्या आता है? बॉक्साइट आता है, सोना आता है, चांदी आता है, तांबा आता है, टीन आता है, शीशा आता है, जस्ता आदि आते हैं। खनिज के दैनिक जीवन में बड़े काम के है। ये सब क्या है? खनिज के दैनिक जीवन में बड़े काम के है, किंतु भारत में इन खनिजों का अभाव है। मतलब ये सब खनिज का भारत में कमी है। ठीक है, सोना चांदी भारत में बहुत कम मात्रा में मिलता है। इसमें सबसे पहले पढ़ना है बॉक्साइट के बारे में। ठीक है, तो बॉक्साइट कहाँ कहाँ पे मिलता है सबसे उसके बारे में जानेंगे। यह एक सबसे पहले होता क्या है बॉक्साइट? ये दिया हुआ है, यह एक अलौह धातु निक्षेप है। ये क्या है? एक अलौह धातु निक्षेप है, मतलब धातु का एक भंडार है, जिससे एल्यूमिनियम नामक धातु निकाली जाती है। बॉक्साइट से क्या मिलता है? तो अल्युमिनियम। क्या मिलता है? अल्युमिनियम मिलता है। ठीक है, भारत में बॉक्साइट का इतना भंडार है कि भारत में क्या है? बॉक्साइट का भंडार बहुत ज़्यादा है। एल्युमिनियम में हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं, इसलिए अल्युमिनियम बहुत जगह यूज किया जाता है। इसका बहुमुखी उपयोग वायुयान निर्माण, जो वायुयान होता है, जो हवाई जहाज बनता है, उसके निर्माण में भी किसका यूज किया जाता है? एल्युमिनियम का यूज किया जाता है। एल्युमिनियम कहाँ से मिलता है? बॉक्साइट से मिलता है। विद्युत उपकरण, विद्युत का निर्माण करने में जो भी विद्युत का तार हम लोग देखते हैं, तो बहुत तार बोलते हैं लोग ना, तो कि एल्युमिनियम का तार है, तो भी किससे बनता है? बॉक्साइट से बनता है। घरेलू साज सज्जा के सामान, मतलब घरेलू का बहुत सारा सामान में एल्युमिनियम का बना हुआ रहता है, जैसे बर्तन बना रहता है। सफ़ेद सीमेंट जो होता है उसमें भी एल्युमिनियम मिला हुआ रहता है। रासायनिक वस्तु, बहुत सारा रासायनिक वस्तु में भी पाया जाता है। भारत में बॉक्साइट का अनुमानित भंडार कितना है? 3037 मिलियन टन है। मतलब बॉक्साइट बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है भारत में। तब ये तो समझ में आया कि बॉक्साइट क्या होता है। तो बॉक्साइट से क्या मिलता है? एल्युमिनियम मिलता है। ठीक है, तो एल्युमिनियम का हम लोग यूज कैसे करते हैं? तो बहुत सारी चीज़ों में करते हैं। विद्युत
में करते हैं, विद्युत उपकरण में करते हैं, वायुयान बनाने में जो हवाई जहाज जो बनाया जाता है उसके निर्माण में करते हैं, बर्तन वगैरह बनाया जाता है, बहुत सारे काम में हम लोग यूज करते हैं एल्युमिनियम का। भारत में बॉक्साइट का उत्पादन दिया हुआ है वर्ष वाइज, ठीक है, कि अगर 1951 की बात करेंगे तो उस समय उत्पादन कितना था भारत में, 68.4। 1961 में बढ़कर 473.9 हो गया, 1971 में फिर बढ़ा, मतलब बढ़ते बढ़ते आकर यहाँ पर देखेंगे 2007 में कितना हो गया है। 2007 से 2008 में जब देखा गया तो यहाँ पर 24,678 के अनुमानित, मतलब एक अनुमान लगाया गया है कि इतना बढ़ के हो गया आज के उत्पादन के दृष्टि से। अब यहाँ पर मैप दिया हुआ है, तो इसमें क्या दिया हुआ, भारत के बॉक्साइट का निर्वात, बॉक्साइट कहाँ कहाँ पे मिलता है भारत में, तो यहाँ पे जो ब्लैक ब्लैक डॉट दिया हुआ है ये सब जगह पर बॉक्साइट मिलता है, ठीक है। जितना भी डॉट डॉट चिन्ह दिया हुआ है ये सारा जगह पे देख सकते हैं, इधर भी है। अब इसका वितरण कहाँ कहाँ फैला हुआ है तो इसके बारे में पढ़ते हैं। बॉक्साइट भारत के अनेक क्षेत्रों में मिलता है, मतलब बहुत सारे क्षेत्रों में मिलता है, किंतु मुख्य रूप से भंडार कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे भंडार मिलता है, तो उड़ीसा में मिलता है, गुजरात में मिलता है, झारखंड में मिलता है, महाराष्ट्र में मिलता है, छत्तीसगढ़ में मिलता है, कर्नाटक में मिलता है, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश के मतलब स्थिर है, मतलब वहाँ पे पाया जाता है। देश का आधा से अधिक बॉक्साइट का भंडार कहाँ पे है, आधा से अधिक कौन सा राज्य में है, तो उड़ीसा राज्य में है। बॉक्साइट आधा से अधिक कहाँ पे मिलता है, तो उड़ीसा में मिलता है। उड़ीसा भारत का मूल उत्पादन का 42% बॉक्साइट उत्पादन करता है। उड़ीसा में कितना प्रतिशत बॉक्साइट मिलता है, तो 42%, इसको भी याद में रखना है। अब कौन कौन सा जगह, उड़ीसा में कौन कौन सा जगह, तो कालाहांडी, बोलांगीर, कोरपुट, ये सब जगह का नाम दिया, इतना याद करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं गुजरात। आई थिंक गुजरात दूसरा स्थान है बॉक्साइट का उत्पादन में, तो गुजरात दूसरा स्थान पे, इस बात को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर कितना प्रतिशत मिलता है गुजरात में, तो 17.35% बॉक्साइट का उत्पादन है, ये दूसरा स्थान है। बॉक्साइट में कुछ जगह का नाम दिया हुआ है, जामनगर, सबरकंठ, कच्छ, सूरत में महत्वपूर्ण उत्पादन, सब जिला का नाम दिया हुआ है। अब झारखंड में भी बॉक्साइट मिलता है, तो ये कितना, तीसरे स्थान पे है। झारखंड तीसरे स्थान पे है बॉक्साइट के उत्पादन में। देश का कितना प्रतिशत, 14% यहाँ पे बॉक्साइट का उत्पादन होता है। अब गुजरात में कुछ कुछ नाम दिया हुआ है, लोहरदगा, रांची, तालेहार, ठीक है, सब जगह का नाम है, डिस्ट्रिक्ट है, जिले का। अब महाराष्ट्र कितना स्थान पे आ गया, तो महाराष्ट्र आ गया चौथे स्थान पे, किसका, बॉक्साइट के उत्पादन में। यहाँ पर महाराष्ट्र में कितना मिलता है, 12%, मतलब 12% उत्पादन करता है महाराष्ट्र। कुछ जिलों का नाम दिया हुआ है महाराष्ट्र के, कोल्हापुर, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ आते हैं, तो छत्तीसगढ़ में कितना प्रतिशत मिलता है, बहुत कम। अब आप लोगों का काम क्या है कि भारत का मैप लेना है, भारत के मैप के साथ में इस वीडियो को देखना है, जिससे ये पता चले कि महाराष्ट्र कहाँ पे है भारत में, झारखंड कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ कहाँ पे है। भारत का 6% से अधिक बॉक्साइट का उत्पादन होता है कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में, जहाँ पे कुछ जगह का नाम दिया हुआ है, सरगुजा का पठारी प्रदेश, रायगढ़ तथा बिलासपुर जिले का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब यहाँ पर कुछ अन्य जिलों के बारे में भी, अन्य राज्य के बारे में भी दिया हुआ है कि कर्नाटक में भी मिलता है। बॉक्साइट के प्रमुख निक्षेप बेलगाम जिले में पाए जाते हैं, तमिलनाडु में नीलगिरी में, सलेम, तमिलनाडु में कहाँ पे, तो सलेम, मदुरई, कोयम्बटूर जिले, उत्तर प्रदेश में मिलता है, जो हम लोग बिहार के बगल में है उत्तर प्रदेश, बांदा जिले में। मतलब वैसे ही जम्मू कश्मीर में भी मिलते हैं, जम्मू कश्मीर में पुंछ एवं उधमपुर जिलों में उत्तम कोटि के बॉक्साइट पाए जाते हैं। भारत के विभिन्न देशों में बॉक्साइट का निर्यात किया जाता है, मतलब निर्यात मतलब दूसरे देशों में भेजा जाता है, ठीक है। प्रमुख आयातक देश इटली है, सबसे ज़्यादा कौन खरीदता है बॉक्साइट, तो इटली। आयात मतलब वो अपने यहाँ मंगाता है, ठीक है, आयात मतलब वो अपने देश में मंगाना, निर्यात मतलब यहाँ से भेजना।
उसके बाद जर्मनी जापान भी आयात करता है। अब आते हैं तांबा के बारे में पढ़ेंगे। तांबा के बारे में दिया हुआ है, तांबा एक अति उपयोगी अलौह धातु है या बिजली का अच्छा संचालक है, मतलब इसमें बिजली का उत्पादन अच्छा होता है। इससे मतलब करेंट अच्छे तरीके से फॉलो करता है। कहने का मतलब कि ये अगर इस तांबा का तार लगाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ से यहाँ करंट जब दौड़ाएंगे, मान लो कि यहाँ पर 3 एम्पियर दिए तो यहाँ पर करंट रिड्यूस नहीं होगा, बहुत कम मात्रा में रिड्यूस भी होगा, घटेगा भी तो बहुत कम मात्रा में। मान लो कि 3 एम्पियर दिए तो यहाँ पर 2.9 एम्पियर तक पहुंचेगा, लेकिन यही दूसरा तार रहेगा, ठीक है। कॉपर कॉपर का भी अच्छा रहता है। मान लो कि क्या बोलते हैं, तांबा कॉपर, तांबा को भी कॉपर बोलते हैं, अलग क्या होता था, नाम भूल रहे। मतलब अगर मान लो कि अच्छा संचालक नहीं रहेगा तो उससे क्या हो जाता है कि करंट रिड्यूस हो जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित क्या हो जाता है, कम हो जाता है बहुत, जिसके इसका ज़्यादा उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है। इसके बर्तन में सिक्के भी बनाए जाते हैं। इसे अन्य धातुओं में मिलाकर अनेक सामान के मतलब दूसरे धातु में भी मिलाकर क्या किया जाता है, अलग अलग प्रकार के सामान बनाए जाते हैं। तांबा का अभाव देश के तांबे का कुल भंडार 125 करोड़ टन है, ठीक है। कितना टन है, 125 करोड़ टन है। 1951 में मात्र कितना 3.75 लाख टन ही था उत्पादन, लेकिन ये 1990 में बढ़कर कितना हो गया, 52.49 लाख टन हो गया। किंतु 2001 में बात करें तो ये फिर से घट गया। पहले तो यहाँ 1990 में बढ़ा, लेकिन फिर से दोबारा घट गया। हिंदुस्तान का कॉपर लिमिटेड तांबा का खनन प्रगलन का कार्य किया जाता है। प्रगलन मतलब उसको गलाया जाता है। झारखंड का पूर्व और पश्चिम सिंहभूम जिले में, पूर्व और पश्चिम सिंहभूम जिले में तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो यहाँ पर भी ये भी याद रखना है कहाँ पे तांबा का सबसे बड़ा उत्पादन है, तो झारखंड के पूर्व एवं पश्चिम सिंहभूम जिले में। इसका अतिरिक्त झारखंड में हजारीबाग में पाया जाता है, पलामू आदि जिलों में अल्प अल्प मतलब बहुत कम मात्रा में तांबा पाया जाता है। तो कौन कौन सा कंट्री में कितना पाया जाता है, सबसे पहले दिया हुआ है झारखंड में अच्छा तांबा का उत्पादन होता है। उसके बाद दिया हुआ है कि दूसरे कुछ कुछ जिलों, झारखंड के दूसरे जिलों में भी दिया हुआ, हजारीबाग दिया हुआ, ये सब में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। राजस्थान के खेतरी सिंघाना भेखला के तांबे का विस्तृत क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में बालाघाट तथा छत्तीसगढ़ के, यहाँ पे क्या लिखा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, वर्ग जिलों में तांबे का खाने हैं, ठीक है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश में भी है, ठीक है, खनन गंटूर तथा कर्नूल जिले में पाया जाता है। यहाँ पे क्या लिखा, कर्नाटक के चित्रदुर्ग एवं हासन जिले में, महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में तांबा निकाले जाते हैं। अब पढ़ना है, हम लोग अभी तक धात्विक खनिज के बारे में पढ़ रहे थे, अब अधात्विक खनिज के बारे में पढ़ेंगे। भारत में धात्विक खनिज के अतिरिक्त कई प्रकार के अधात्विक खनिजों का भंडार भी है, मतलब कई प्रकार के अधात्विक खनिज के भंडार। इन खनिजों के औद्योगिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण। औद्योगिक विकास मतलब क्या है, हम लोग जो इंडस्ट्री वगैरह, जो कारखाने वगैरह बनाते हैं, उसके विकास के लिए अधात्विक खनिज एक बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। देश में 2000 में 40 से अधिक अधात्विक खनिज का व्यापारिक पैमाने पर उत्पादन हुआ था। व्यापारिक मतलब व्यापार करने के लिए, यहाँ से सामान वहाँ बेचने के लिए। आर्थिक रूप से अभ्रक आर्थिक रूप से अभ्रक चूना पत्थर, डोलोमाइट, फास्फेट, ग्रेफाइट, जिप्सम, मैग्नीसाइट आदि महत्वपूर्ण है। मतलब आर्थिक रूप से क्या मतलब कमाने के लिए, ठीक है, जिससे पैसा आता है उसको हम लोग बोलते हैं आर्थिक रूप से।
अभ्रक, चूना पत्थर, मोलो डोलोमाइट, ये सब क्या है, महत्वपूर्ण चीज़ है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग को पढ़ना है अभ्रक, ठीक है। तो अभ्रक क्या होता है? भारत के विश्व की शीट अभ्रक अग्रणी उत्पादन है, मतलब सबसे आगे है, आगे है, मतलब भारत सबसे आगे है कि कौन सा, किसके उत्पादन में? अभ्रक का, ठीक है। अब तक अभ्रक यूज होता है ज़्यादातर औषधि बनाने के लिए, दवा वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाता है। तब इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में इसका उपयोग हो रहा है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में भी इसका उपयोग हो रहा है, किंतु कुछ कृत्रिम मतलब बनावटी विकल्प आ जाने से अभ्रक के उत्पादन एवं निर्यात दोनों पर बुरा असर पड़ गया है। कुछ कृत्रिम मतलब बनावटी कुछ विकल्प ऐसा आ गया है उसके जगह पर यूज करने के लिए कि अब उसका यूज नहीं करके लोग दूसरी चीज यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो इंसान ने बनाया है। इसीलिए अब इसका क्या हुआ है कि असर निर्वात पर दोनों, बुरा असर उत्पादन एवं निर्वात दोनों पर बुरा असर पड़ा है। वैसे तो प्राचीन काल से ही अभ्रक का प्रयोग आयुर्वेदिक दवाओं के लिए किया जाता था, पहले बोलते दवा बनाने के लिए यूज किया जाता था, लेकिन विद्युत उपकरण में उसका खास उपयोग होता है। आज के डेट में उसका विद्युत उपकरण में उसका उपयोग होता है, क्योंकि यह विद्युत रोधक होने के कारण उच्च विद्युत शक्ति को सहन कर सकता है। ये विद्युत रोधक होता है, मतलब विद्युत को रोकता है। मान लो कि यहाँ से करंट जा रहा है, अब इसको बीच में लगा देंगे तो ये करंट क्या होगा, कम हो जाएगा, मतलब विद्युत धारा का मान लो कि मात्रा 3 एम्पियर है। तो अब यहाँ पर इसको बीच में लगा देंगे तो यहाँ से अब जैसे पास करेगा ना करंट, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर 2 एम्पियर हो जाएगा। तो ये विद्युत रोधक है, मतलब विद्युत को कम कर देता है। भारत में उत्पादन दृष्टि से अभ्रक निक्षेप की 3 पटिया है, मतलब 3 जगह इसका भंडार है, ठीक है, जो बिहार, झारखंड और आंध्र प्रदेश में तथा राजस्थान राज्यों में अंतर्गत आता है। मतलब ये 4 राज्यों के अंतर्गत आता है, जो 3 प्रमुख क्या है, पेटियां है, जो जहाँ कहाँ कहाँ पाया जाता है, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान राज्यों के अंतर्गत आता है। अभ्रक के कुल भंडार कितना है, 59,065 टन है। ये 2002 में 2003 का उत्पादन कितना करता था, 1,217 टन का उत्पादन था। झारखंड में उत्तम कोटि के रूबी अभ्रक का उत्पादन होता है। झारखंड में एक उत्तम कोटि, बहुत महत्वपूर्ण, मतलब अच्छा कोटि के रूबी अभ्रक का उत्पादन होता है। पश्चिमी में गया जिले कहाँ पे, बिहार में है। हजारीबाग, मुंगेर हुए पूरे भागलपुर तक फैला हुआ, ये सब भारत क्या बोलते हैं, हाजीपुर, मुंगेर, ये सब कहाँ पे है, तो ये सब बिहार के जिले का नाम दिया हुआ है। जिसके अतिरिक्त धनबाद, पलामू, रांची एवं सिंहभूम जिलों में अभ्रक है, अभ्रक के भंडार मिले हैं, मतलब यहाँ पे अभ्रक का भंडार पाया जाता है। बिहार, झारखंड भारत का 80% अभ्रक का उत्पादन करता है। बिहार और झारखंड का बात करेंगे तो 80% अभ्रक का उत्पादन होता है बिहार और झारखंड से। आंध्र प्रदेश ने नेल्लार जिले अभ्रक का उत्पादन करता है, आंध्र प्रदेश में भी अभ्रक का उत्पादन होता है। राजस्थान देश का तीसरा अभ्रक उत्पादन राज्य है। राजस्थान क्या है, तीसरा अभ्रक का उत्पादन राज्य है। यहाँ जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर आदि जिलों में भी क्या होता है, पेटी फैली हुई है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका भारतीय अभ्रक का प्रमुख आयात है। सबसे ज़्यादा कौन भारत से खरीदता है अभ्रक, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका में सबसे ज़्यादा अभ्रक भारत से खरीदा जाता है। यहाँ पर लिखा है आयात करता है अमेरिका, मतलब लेता है। आएंगे चूना पत्थर के बारे में जानते हैं। चूना पत्थर दिया हुआ है, भारत के चूना पत्थर का 76% सीमेंट, 16% लौह इस्पात तथा 4% रसायन उद्योग में प्रयोग किया जाता है। और चूना पत्थर का बात करेंगे, भारत में 76% सीमेंट, 16% क्या होता है उसमें लौह इस्पात होता है तथा 4% कहाँ पे यूज किया जाता है, रसायन उद्योग में प्रयोग किया जाता है चूना पत्थर का। शेष 4%
का उपयोग उर्वरक बनाने में, जो खाद वगैरह बनाया जाता है उसके बनाने में, कागज वगैरह बनाने में, चीनी के उद्योगों में भी चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है। देश के 35% चूना पत्थर कहाँ पे पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में। 35% चूना पत्थर मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अन्य उत्पादक राज्य कहाँ कहाँ पर उत्पादक होता है? तो छत्तीसगढ़ में भी होता है, आंध्र प्रदेश में भी होता है, गुजरात में भी होता है, राजस्थान में होता है, कर्नाटक में होता है, महाराष्ट्र में होता है, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में इसका उत्पादन होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? मध्य प्रदेश में होता है। अब यहाँ पर दिया हुआ है खनिज का आर्थिक महत्व, मतलब उससे हम लोग का क्या मुनाफा होता है, उससे हम लोग क्या कमा पाते हैं खनिज से। तो यहाँ पर दिया हुआ है, पृथ्वी पर जैसे जल है, जल और थल अति महत्वपूर्ण खजाने हैं, मतलब जल और स्थल की बात करेंगे, जमीन का एक महत्वपूर्ण खजाना है, वैसे ही एक खनिज भी हम लोग का महत्वपूर्ण संसाधन है। तो खनिज के अभाव में देश औद्योगिक विकास की गति एवं दिशा नहीं दे सकते। अगर खनिज का अभाव रहेगा, खनिज का कमी रहेगा देश में, तो औद्योगिक विकास के दिशा नहीं दे सकते उस देश वो, मतलब आगे नहीं निकल सकता औद्योगिक विकास के रूप में। ठीक है। फर्स्ट, देश का आर्थिक विकास अवरुद्ध हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है? अवरुद्ध हो सकता है, मतलब रुक सकता है। देश का आर्थिक विकास रुक सकता है अगर खनिज वहां से नहीं पाया जा रहा है। तो विश्व के बहुत से देशों में खनिज संपदा राष्ट्रीय आय प्रमुख स्रोत बने हुए, मतलब एक खनिज ही आए कि बहुत सारा देश क्या हुआ है कि आज एक उसी से अपना आय मतलब कमा रहा है। ठीक है, बहुत सारा ऐसा कंट्री है जो कि तेल निकाल कर आता है। अगर बात करेंगे हम लोग सऊदी अरब का, सऊदी अरब में क्या होता है, वहाँ पर तेल का खजान इतना बड़ा बड़ा है कि वहाँ पे खनिज के रूप में क्या निकलता है? जीवाश्म ईंधन निकलता है, मतलब पेट्रोलियम वगैरह निकाला जाता है। तो वहाँ से पूरा बहुत सारा कंट्री को क्या करता है? निर्वात करता है, भेजता है, जिससे उसी से पैसा बहुत कमाता है। तो खनिज को सबसे बड़ी विशेषता यह है कि एक बार उपयोग में आने के पश्चात लगभग समाप्त हो जाता है, मतलब एक बार उपयोग कर लिए उसके बाद क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, उसको फिर दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। इसका संबंध हमारे वर्तमान एवं भविष्य के कल्याण से है। खनिज ऐसे क्षयशील संसाधन है जिन्हें दोबारा नवीनीकृत नहीं किया जा सकता है, मतलब उसको फिर से बनाया नहीं जा सकता। सॉरी, इसीलिए खनिजों का संरक्षण करना जरूरी है, मतलब बचाना जरूरी है। खनिजों का संरक्षण, अब आगे हम लोग देखेंगे खनिजों का संरक्षण। खनिजों का संरक्षण मतलब उसको कैसे बचाया जाए। ठीक है, तो खनिज क्षयशील मतलब क्या होता है? जो मनुष्य अपने इच्छा के अनुसार उसका यूज करता है। ठीक है, अनवीकरणीय संसाधन है, मतलब ये क्या है? एक अनवीकरणीय संसाधन भी है। इसकी मतलब ये एक बार यूज कर लिए तो उसको दोबारा फिर यूज नहीं कर सकते। इसकी मात्रा सीमित है। इसकी मात्रा क्या है? सीमित है। ऐसा नहीं कि जितना चाहे उतना ले सकते। इसका पूर्ण निर्माण असंभव है, इसको फिर से उसका निर्माण नहीं किया जा सकता है। खनिज उद्योगों का आधार है कि किंतु औद्योगिक विकास के लिए खनिजों का अतिशय दोहन एवं उपयोग उनके अस्तित्व के लिए संकट है, मतलब बहुत ज़्यादा उपयोग करना, उसका बेफालतू में उपयोग करना। ठीक है, अस्तित्व के लिए एक संकट है, आगे चल के एक संकट का चिन्ह है। ठीक है, अतः खनिजों का संरक्षण एवं प्रबंधन आवश्यक है। खनिज का संरक्षण करे, बचाव करे और प्रबंधन करे। प्रबंधन मतलब क्या हो जाता है? खनिज को फिर से दोबारा यूज करें। एक बार किसी चीज़ को यूज करें तो ट्राई करें कि इसको हम लोग फिर से दोबारा कैसे यूज कर सकते हैं। खनिज संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग 3 बातों पर निर्भर करता है। यहाँ पर 3 बात दिया हुआ। खनिज का निरंतर दोहन पर नियंत्रण, मतलब नियंत्रण दोहन मतलब फालतू में उसका बर्बाद नहीं करना चाहिए, उस पर नियंत्रण करना चाहिए। उसका बचत पूर्वक उपयोग, मतलब कितना कम चाहे उतना ही कम उपयोग करना चाहिए। कच्चे माल के रूप में सस्ते विकल्पों की खोज। कच्चे माल के रूप में सस्ते विकल्प मतलब जैसे उसके जगह पर कोई दूसरा चीज़ विकल्प खोजना चाहिए। जैसे मान लें कि आज की डेट में क्या है
कि गाड़ी वगैरह बहुत चलता है, तो उसमें क्या होता है, पेट्रोल डीजल का खर्चा बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। तो उसके जगह पर आजकल क्या निकल रहा है कि सोलर सिस्टम गाड़ी आ रहा है, ठीक है, मतलब बैटरी से चार्ज करके क्या होगा, गाड़ी चलेगा। तो उसके लिए क्या होगा, पेट्रोल और डीजल का यूज से बचत हो सकता है। तो वो हम लोग क्या बोलेंगे, एक अलग विकल्प हम लोग ढूंढ लिए उसका। तो उससे क्या होगा कि पेट्रोल और डीजल का बचत होना शुरू हो जाएगा। खनिजों पर नियंत्रण के अलावे उनके विकल्पों को खोजना, खनिजों के अपशिष्ट पदार्थों का बुद्धिमानी पूर्वक उपयोग करना, जितना भी उसका अपशिष्ट पदार्थ है, मतलब जो हम लोग एक बार यूज कर चुके हैं, उसको फिर से कैसे उपयोग करें उसके बारे में सोचना। परिस्थितिकी पर पड़ने वाले क्रू कुप्रभाव, कुप्रभाव क्या होता है, आई इफेक्ट, मतलब जो हम लोग के लिए एक गलत प्रभाव पड़ता है, इकोलॉजिकल सिस्टम खराब होता है, उस पर नियंत्रण करें। खनिज निर्माण के लिए चक्रीय पद्धति का अपनाना प्रबंधन कहलाता है, ठीक है। प्रबंधन क्या है, फिर से मतलब कोई चीज़ को हम लोग दोबारा उसको कैसे यूज कर सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रबंधन कहते हैं। और खनिजों का संरक्षण साथ साथ प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिए, मतलब खनिज का संरक्षण बचाने के साथ साथ उसके प्रबंधन पर भी ध्यान देना चाहिए, तो खनिज संकट से निपटारा किया जा सकता है, ठीक है। आज का चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। थैंक यू।